तो सबसे पहले अगर मान लो हीट ट्रांसफर होती है तो सॉलिड के अंदर जो हीट ट्रांसफर होती है वो उस मेथड को कंडक्शन बोलते हैं। कंडक्शन के अंदर बेसिकली क्या होता है कि आपके पास मान लो एक हॉट फेस है, कोल्ड फेस है, टेम्परेचर एक का T1 है, टेम्परेचर T2 है, और मान लो इनके बीच में डिस्टेंस कितना है x है। तो हीट यहाँ से यहाँ ट्रेवल करेगी, तो जो हीट ट्रेवल करेगी, हीट कितनी ट्रेवल करेगी, के मींस थर्मल कंडक्टिविटी, एरिया मींस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ बॉडी, टेम्परेचर डिफरेंस इनटू टाइम अपॉन डिस्टेंस x। ठीक है, पहला फॉर्मूला तो ये यूज करेंगे। तो थर्मल कंडक्टिविटी में अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर का ये फॉर्मूला नंबर 1, के ए टेम्परेचर डिफरेंस इनटू टाइम डिवाइडेड बाय x। दूसरा इसके अंदर Q बाई टी हीट अपॉन टाइम, डी क्यू बाई डी टी या Q अपॉन टाइम, Q बाई टी या डी क्यू बाई डी टी को बोलते हैं हीट करंट। तो हीट करंट क्या बनेगा, के ए, कई बुक्स इसमें T1 माइनस T2 की जगह dt लिखती हैं और x की जगह dx लिखती है, dt बाई dx। इसको टेम्परेचर ग्रेडियंट बोलते हैं, टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो ये आपके पास क्या है, हीट करंट है। ठीक है, तो मेन तो ये फॉर्मूला चलेगा इसमें, ये नोट कर सकते हैं, के ए टेम्परेचर डिफरेंस इनटू टाइम डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन टू फेसेस इज x। तो ऐसे नोट कर दें। तो ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है इसमें थर्मल कंडक्टिविटी में जो रेजिस्टेंस है, थर्मल रेजिस्टेंस जिसे बोलते हैं, जैसे आर रेजिस्टेंस क्या होती है इलेक्ट्रिसिटी में, V बाई आई पोटेंशियल डिफरेंस बाय करंट। इसके अंदर थर्मल रेजिस्टेंस होती है पोटेंशियल डिफरेंस की जगह टेम्परेचर डिफरेंस और करंट की जगह हीट करंट H। तो आई की जगह हीट करंट H। तो जैसे हीट का ये फॉर्मूला है, T1 माइनस T2 की जगह डेल्टा T, डिस्टेंस की जगह डेल्टा X। तो Q बाई टी हीट करंट क्या है, ये हीट करंट है। यहां से डेल्टा टी अपॉन एच, डेल्टा टी बाई एच की वैल्यू क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे डेल्टा एक्स बाई के ए, ऐसे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके टर्म आएगी। तो हीट थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला नोट करेंगे, डिस्टेंस अपॉन के ए, थर्मल कंडक्टिविटी एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। बस आप ये नोट कर लो, आर का फॉर्मूला नोट कर लो, थर्मल रेजिस्टेंस है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय के ए, एल बाई के, काफी बुक्स एल बाई के लिखती है, एक्स बाई के लिखती हैं। तो ये थर्मल रेजिस्टेंस की वैल्यू है, फॉर्मूला हीट का। ठीक है, नेक्स्ट है, ये कुछ नहीं करना आपने। नेक्स्ट इसके अंदर जो पॉइंट है, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, इसको एक बार देख लेते हैं। तो एग्जांपल में, चलो ये तो एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हैं, इसकी जरूरत नहीं है। तो ये आप देखेंगे पेपर में बहुत आया हुआ है, कंडक्टर इन सीरीज एंड पैरेलल का कॉन्सेप्ट। तो अगर कंडक्टर सीरीज में तो थर्मल कंडक्टिविटी K1 K2 है, और ये सीरीज में यहाँ का टेम्परेचर T1 T2 T3 है। और अगर दो की जगह एक मटेरियल लगाना चाहता हूँ, एक मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी कितनी है, K है, तो उस केस में K1 K2 की जगह अगर K लगाना है तो K की वैल्यू क्या होगी। तो अगर ये सीरीज के अंदर कनेक्टेड है तो रेजिस्टेंस सीरीज में R1+R2 होती है, सबको पता है इलेक्ट्रिसिटी में। तो R क्या होता है, मान लो डिस्टेंस है एक कंडक्टर का, लेंथ एक कंडक्टर की D1 है डिवाइडेड बाय K1 इंटू ए, सेकेंड की D2 है K2 इंटू ए, और नए वाले की D1 प्लस D2 है KS इंटू ए। और अगर सभी कंडक्टर की लेंथ भी सेम है D तो D कटते हुए आपके पास ये आंसर आएगा। ये इसको ब्लॉक में डाल लो, सीधा पेपर मार्क करने को आता है। 2 बाई KS इज 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2, 2 अपॉन KS इज 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2। तो इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी का ये फॉर्मूला है। तो इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी KS का ये फॉर्मूला है, 2 बाई KS इज 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2। ठीक, नंबर 1। नंबर 2, अगर ये पैरेलल में है तो पैरेलल में जो हीट करंट आएगा कुछ ऊपर जाएगा और कुछ नीचे जाएगा। हमने करना नहीं है लेकिन वैसे बता रहा हूं, पैरेलल में सीधा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, शॉर्टकट याद करेंगे, K1 प्लस K2 बाई 2 प्रोवाइडेड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों स्लैब्स का बराबर है A एंड A। तो पैरेलल के अंदर K1 प्लस K2 बाई 2 सीधा मार्क करने को आएगा। सीरीज के अंदर मार्क करो, पैरेलल में मार्क करो, तो सीधा अप्लाई कर देना इसमें। ठीक है, यहां तक। नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो मेथड है उसको रेडिएशन बोलते हैं, रेडिएशंस। रेडिएशंस में क्या करना है एक बार हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। और रेडिएशंस के अंदर सबसे पहले इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो है कि कितनी एनर्जी इंसिडेंट की जाती है बॉडी पे Q, उसमें से कुछ एनर्जी रिफ्लेक्ट होती है, कुछ एब्जॉर्ब होती है और कुछ ट्रांसमिट होती है।
अगर Q से डिवाइड करें, फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी रिफ्लेक्टेड, फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब, फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसमिटेड और इन फ्रैक्शन का सम इक्वल टू 1 है। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इसके अंदर आपने जो मेन चीज करनी है वो बताता हूं। और ठीक है, उससे पहले न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग बता देता हूं। कोई चीज जब ठंडी होती है तो क्या फॉर्मूला लगता है, नीट और मेन में बहुत आता है। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग क्या कहता है कि जो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट है एक बॉडी में से, जब हीट जाएगी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस, लॉस का मतलब नेगेटिव है, तो नेगेटिव डी क्यू बाई डी टी इज प्रोपोर्शनल टू टी माइनस टी नॉट। टी का मतलब बॉडी का टेम्परेचर और टी नॉट का मतलब सराउंडिंग का टेम्परेचर। तो जो भी रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट है प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। ये पॉइंट नंबर 1 है। आपने ऐसे याद नहीं करना है, ये कुछ नहीं करना आपने ये फॉर्मूला याद करना है इसमें। पॉइंट नंबर 1 ये लगता है न्यूमेरिकल में फॉर्मूला, dt by dt लिखना है तो ये लिखो, that is rate of change of temperature dt by small dt is minus k t minus t naught, where dt का मतलब change in temperature है, small dt का मतलब time है, capital T का मतलब average temperature है और t naught का मतलब temperature of surroundings है। तो important है, ये सीधा लगाने को आएगा। ठीक है, तो इसमें पॉइंट नंबर 1 है कि अगर मान लो बॉडी का टेम्परेचर 60 है और टेम्परेचर कितना हो गया, 40 हो गया 7 मिनट में, सराउंडिंग का टेम्परेचर 10 है, तो बताओ टेम्परेचर कितना हुआ अगले 7 मिनट में, ये क्वेश्चन है। कैसे लगेगा फॉर्मूला, dt की जगह टेम्परेचर डिफरेंस 60 माइनस 40 7 मिनट में, और एवरेज टेम्परेचर में 60 प्लस 40/2 और सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है 10। दूसरे केस में 40 माइनस टी और टाइम कितना है 7 मिनट, तो यहाँ पर 40 प्लस t/2 माइनस 10, इनको डिवाइड करके आपके पास आंसर आएगा। तो कैसे लगेगा फॉर्मूला, क्लियर है। आज न्यूमेरिकल में इसको हम लगाएंगे। और इसके अंदर एक और चीज अगर वो पूछ लेता है कि रेट ऑफ लॉस ऑफ टेम्परेचर दैट इज dt by dt, रेट ऑफ लॉस ऑफ टेम्परेचर, इसका प्रूफ तो नहीं कहूंगा, बट न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग मैथमेटिकल जब स्टडी करते थे तो dt by dt का ये फॉर्मूला आता था। आपने याद रखना है इसमें कि जो रेट ऑफ लॉस ऑफ टेम्परेचर है वो m और c के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। स्पेसिफिक हीट अगर ज्यादा है तो रेट ऑफ लॉस ऑफ टेम्परेचर कम है, और अगर स्पेसिफिक हीट कम है तो dt by dt ज्यादा है। और मास अगर ज्यादा है तो ये कम है, अगर बॉडी का मास कम है तो ये ज्यादा है। m और c के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये याद रखना है। ठीक है, तो dt by dt इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m into c है, याद रखना है। फिर ये याद रखना है कि अगर डेल्टा टी और टाइम का रिलेशन आ जाए कि बॉडी कितनी जल्दी टेम्परेचर चेंज करेगी टाइम के साथ, तो ये रिलेशन है, ये ग्राफ याद करना है। ये याद करना है लॉग ऑफ टी माइनस टी नॉट और टाइम का ग्राफ ये रहा, जिसमें स्लोप क्या है माइनस के, और सीधा मार्क करने को आता है कि लॉग ऑफ टी माइनस टी नॉट और टाइम का जो ग्राफ है वो इसके इक्वल है और स्लोप क्या देती है इसकी माइनस के। बस ये याद रखना और कुछ नहीं करना। और इसमें जो नेक्स्ट है और लास्ट है, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना न्यूमेरिकल का। इसमें सबसे पहले एक टर्म है जिसको स्मॉल ए बोलते हैं, स्मॉल ए को बोलते हैं एब्जॉर्प्टिव पावर। एब्जॉर्प्टिव पावर नंबर 1, इसका मतलब होता है फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, सिंपल, फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, नंबर 1। नंबर 2, नेक्स्ट टर्म है स्मॉल ई। स्मॉल ई को बोलते हैं एमिसिव पावर। एमिसिव पावर का मतलब है एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया फॉर एनी बॉडी। और अगर आपकी परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी में सिंबल कन्वर्ट होकर स्मॉल ई को क्या लिखा जाता है, कैपिटल ई। तो स्मॉल ई का मतलब एमिसिव पावर ऑफ एनी बॉडी, कैपिटल ई का मतलब एमिसिव पावर ऑफ अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी।
तो नेक्स्ट है इसमें एमिसिविटी। एमिसिविटी है स्मॉल ई डिवाइडेड बाय कैपिटल ई। एमिसिविटी ऑफ अ बॉडी, परफेक्टली ब्लैक बॉडी की 1 होती है, एमिसिविटी स्मॉल ई बाय कैपिटल ई, याद रखना है इसमें। तो एमिसिव पावर होगी, एमिसिविटी होगी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट फॉर्मूला जो यूज करेंगे, क्योंकि स्मॉल ई का मतलब क्या है, एनर्जी एमिटेड, एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। तो इसके अंदर एनर्जी पर सेकेंड को क्या लिख सकते हैं, पावर। तो कई बार यहां पे वॉट्स में गिवन होते हैं यूनिट्स, वॉट्स पर यूनिट एरिया। तो स्मॉल ई के ये भी यूनिट्स हैं, ठीक है यहां तक। नेक्स्ट है, अगर मान लो आपके पास कोई भी बॉडी है, कोई परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, सपोज अगर परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, तो फॉर अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी कैपिटल ई, उसकी एमिसिव पावर जो होगी वो सिग्मा इनटू टेम्परेचर रेज़ टू पावर 4 के इक्वल होगी। स्टीफन लॉ। और एसआई सिस्टम के अंदर, एसआई सिस्टम में सिग्मा का वैल्यू है 5, 6, 7 और 10 की पावर -8। एसआई में ये इसकी वैल्यू है। ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए। अगर ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं है, ये कोई एनी बॉडी है, एनी बॉडी के लिए कैपिटल ई की जगह स्मॉल ई हो जाएगा, एमिसिविटी इनटू सिग्मा रेज़ टू पावर 4 हो जाएगा। फॉर एनी बॉडी स्मॉल ई क्या हो जाएगा, एमिसिविटी इनटू सिग्मा इनटू टेम्परेचर रेज़ टू पावर 4 हो जाएगा। पॉइंट क्लियर है यहां तक विदाउट इसमें, ठीक है यहां तक। तो ये इसके पास वैल्यू है एनी बॉडी की। ठीक, नेक्स्ट है, कभी कभी जैसे परफेक्टली ब्लैक बॉडी की बात करता हूं, कोई परफेक्टली ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर वैसे तो T है, पर सराउंडिंग का टेम्परेचर T0 है, तो उसकी एमिसिव पावर हो जाएगी सिग्मा इंटू टी की पावर 4 माइनस T0 रेज़ टू पावर 4। ये लो, ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी है। और अगर ये एनी बॉडी होगी, फॉर एनी बॉडी यही फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा एमिसिविटी इंटू सिग्मा इंटू टी की पावर 4 माइनस T0 रेज़ टू पावर 4, प्रोवाइडेड आपको सराउंडिंग का टेम्परेचर गिवन हो। और लास्ट है वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ, जो क्या कहता है, लैम्डा इंटू टी इज अ कांस्टेंट। और ये तब करवाया था जब एक ग्राफ बनता था परफेक्टली ब्लैक बॉडी का, ई का और लैम्डा का। तो ग्राफ याद करो ऐसे बनते थे, ऐसे ये पीक लेफ्ट शिफ्ट हो जाती थी। तो लैम्डा एम का मतलब होता है कि जब एनर्जी एमिटेड क्या हो, मैक्सिमम। तो किसी भी बॉडी की एनर्जी जो मैक्सिमम होती है तो उसका सिग्मा लैम्डा इनटू टी क्या रहता है, कांस्टेंट। तो अगर यूज होगा तो इसको भी यूज कर लेंगे। वैसे कम क्वेश्चंस आ रहे हैं इसके आजकल, बट फिर भी मैंने आपको बता दिया पूरे चैप्टर में बस इतना ही है। तो स्पेसिफिक हीट हो गया, ट्रांसफर ऑफ हीट हो गया, जिसमें न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग हो गया, जिसके अंदर ये स्टीफन लॉ हो गया। इसके बेस पे एक क्वेश्चन आना है मेंस वालों को, मैक्सिमम 2 आ जाएंगे, एक तो पक्का आएगा। मतलब ये पूरी सीरीज है। अगर सरफेस टेंशन की बात करूं, सरफेस टेंशन के बाद ना ऐसे बड़े थर्मल प्रॉपर्टीज और ये जो इलास्टिसिटी, तो चलो प्रॉपर्टीज का पार्ट है, बट अगर आप इसकी बात करते हो तो एक क्वेश्चन जो आएगा, मैंने बताया था आपको, स्पेसिफिक हीट में आने का बहुत चांस है। स्पेसिफिक हीट होगी, थर्मल कंडक्टिविटी हो गई, या ये पोर्शन हो गया। इसमें से आपको एक क्वेश्चन आएगा मेंस में। नीट में इस पे 2 या 3 भी आ सकते हैं, 2 तो पक्के आएंगे, ठीक है। तो इन फॉर्मूलाज को यूज कैसे करना है, एक बार इसके ऊपर काम शुरू करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए काम करते हैं। सरफेस टेंशन की है तो ठीक है, इसे देखते हैं।
तो क्वेश्चन है, दो रॉड्स हैं ए एंड बी, आइडेंटिकल डायमेंशंस है, एट टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है। इफ ए इज हीटेड अप टू 180 डिग्री सेल्सियस एंड बी का टेम्परेचर टी है, तो न्यू लेंथ्स आर सेम। अच्छा, एक चीज और बता देता हूं इसमें मैं, आगे चलने से पहले जो मैं देख रहा हूं कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसके लिए एक टॉपिक था, याद करो, एक्सपेंशन के ऊपर टॉपिक था, जिसको थर्मल एक्सपेंशन भी बोलते थे, थर्मल एक्सपेंशन। इसको भी एक बार बता देते हैं ताकि क्लियर हो जाएगा इसमें क्या करना है। तो थर्मल एक्सपेंशन के अंदर हमने ये तो कर लिया था, चीजें एक्सपैंड होती हैं, और इसका एक फॉर्मूला बताया था। तो थर्मल एक्सपेंशन में लीनियर एक्सपेंशन, क्यूबिकल एक्सपेंशन, और कौन सा है, सुपरफिशियल एक्सपेंशन। लेंथ वाइज किसी भी चीज का इंक्रीज होना तो लीनियर एक्सपेंशन, सरफेस एरिया का इंक्रीज होना सुपरफिशियल एक्सपेंशन, और अगर क्या होना है इसमें वॉल्यूम का इंक्रीज होना क्यूबिकल एक्सपेंशन। ये हमने किया था। लेंथ का फॉर्मूला था एल डैश इज एल इंटू 1 प्लस एल्फा इंटू डेल्टा टी, एल्फा इज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। सुपरफिशियल में ये एग्जांपल था, और वॉल्यूम में ये फॉर्मूला था बी डैश वी इंटू 1 प्लस गामा इंटू डेल्टा टी। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहली चीज इसमें रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा गामा, अल्फा बाय 1 बीटा बाय 2 गामा बाय 3, लास्ट टाइम में बताया भी था आपको। कई क्वेश्चन में आपको अल्फा चाहिए होता है, लेकिन गिवन गामा होता है, तो अल्फा बीटा गामा आपस में कैसे रिलेटेड है, बस ये पता होना चाहिए। और इसमें कुछ नहीं करना आपने, इसमें डेंसिटी का पता होना चाहिए। टेम्परेचर जब बढ़ता है तो डेंसिटी घटती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। नई डेंसिटी, ओरिजिनल डेंसिटी 1 माइनस गामा इंटू डेल्टा टी। तो वॉल्यूम तो बढ़ता है लेकिन डेंसिटी घटती है, तो रो इंटू 1 माइनस गामा इंटू डेल्टा टी। तो ये नई डेंसिटी है। ठीक है, नई डेंसिटी है। नेक्स्ट इसमें बस ठीक है। जैसे मान लो, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, एक रॉड है जिसकी लीनियर एक्सपेंशन अल्फा 1 है, दूसरी रॉड है उसकी लीनियर एक्सपेंशन अल्फा 2 है, दोनों को ज्वाइन कर दिया तो इनका अफेक्टिव अल्फा क्या होगा। तो सीधा फॉर्मूला नोट करेंगे, इसकी जरूरत नहीं है। सीधा आएगा, अफेक्टिव अल्फा होगा L1 इंटू अल्फा 1 प्लस L2 इंटू अल्फा 2 डिवाइडेड बाई L1 प्लस L2, सीधा मार्क कर देंगे इसमें। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर जो करने वाला है उसको एक बार बता देता हूँ। कुछ नहीं करना है, इससे पेपर भी देखेंगे, PYQ भी देखेंगे, सारा कुछ जो भी देखना है हमने ये सारा। ठीक है, चलिए आज यार क्या हो रहा है। यहाँ से शुरू करते हैं। दो रॉड्स हैं ए एंड बी, आइडेंटिकल डायमेंशंस, टेम्परेचर 30 है,
तो ए का टेम्परेचर 180 कर दिया तो एक्सपैंड होगी, और बी का टेम्परेचर टी कर दिया। अब कह रहे हैं नई लेंथ दोनों की सेम है, और नई लेंथ होती क्या है, एल इंटू वन प्लस एल्फा इंटू डेल्टा टी। तो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की रेशियो गिवन है, वैल्यू ऑफ टी बताओ। तो एक काम क्यों नहीं करते, दोनों का डेल्टा एल क्या है, सेम है, इंक्रीजिंग लेंथ तो सेम ही है। तो इंक्रीजिंग लेंथ क्या होती है, एल इंटू एल्फा इंटू डेल्टा टी, एल इंटू एल्फा इंटू डेल्टा टी। फॉर्मूला वही लगाया है, एल डैश इज एल इंटू वन प्लस एल्फा इंटू डेल्टा टी वाला। तो पहले ए रॉड के लिए फिर बी रॉड के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके टेम्परेचर की रेशियो आ गई। आपको इस क्वेश्चन में लेंथ तो बराबर गिवन ही ओरिजिनल, ये तो कट ही गया। टेम्परेचर डिफरेंस बी का कितना है 180, जो बी का टेम्परेचर 180 और 30, और ए का कितना है टी माइनस 30। तो यहाँ पर आपको जो वैल्यू आएगी इसमें, और आपको इसमें निकालना क्या है, या यहाँ पे इसको ऐसे देखना, इसको ऐसे देखना बस, ये ऐसे, ये रहा, जब डिवाइड करोगे तो बस ऐसे देखना, ये रहा डिवीजन इनका, ये रहा बस। तो आपको इस केस में जो एक बॉडी का टेम्परेचर 30 और 180, जैसे ए है उसका टेम्परेचर इनिशियली 30 गिवन है और फाइनल 180 गिवन है, और बी का टी माइनस 30 पता है। लेंथ की जो रेशियो है इनकी वो सेम है, तो कट ही क्या मान है। और आपको अल्फा की रेशियो और बीटा की रेशियो भी गिवन है, कितनी 3:4। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके टी की वैल्यू कैन बी कैलकुलेट। अगर आंसर ये, तो डेल्टा एल को इंक्रीज कर दे, इक्वेट कर देना दोनों का, वहां से आंसर आएगा। सिंपल फॉर्मूला भी इस क्वेश्चन ही तो भाई, इसको देखते हैं। तो external pressure P is applied on the cube at 0 degree Celsius so that it is equally compressed from all sides। तो प्रेशर P को हम अप्लाई कर रहे हैं 0 पे और हर साइड से दबा रहे हैं। K is the bulk modulus, alpha coefficient of linear expansion। Suppose we want to bring the cube to the original size by heating। तो पहले दबा दिया, गर्म करके उसको उतना ही खोल दिया, ओरिजिनल साइज सेम हो गया। टेम्परेचर शुड बी रेज्ड बाय, तो मुझे पता है पहले बल्क मॉडुलस क्या है, माइनस पी अपॉन डेल्टा वी बाई वी नॉट है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके डेल्टा वी बाई वी नॉट की रेशियो आ गई, मैग्नीट्यूड में आ गई। अब मुझे पता है वॉल्यूम क्या है, ये तो एक चीज है, तो दबा दिया बल्क मॉडुलस, तो दबा के डेल्टा वी बाई वी नॉट निकाल दिया, छोड़ दो इसे। अब गर्म करेंगे टेम्परेचर, गर्म करने से वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वी नॉट इंटू वन प्लस गामा इंटू डेल्टा टी। यहाँ से सोल्व करके इसे ओपन करके वी माइनस वी नॉट डेल्टा वी आएगा, डेल्टा वी और वी नॉट की रेशियो आएगी गामा इंटू डेल्टा टी। ये भी डेल्टा वी बाई वी नॉट है बल्क मॉडुलस की फॉर्म में, ये भी डेल्टा वी बाई वी नॉट है गामा की फॉर्म में। दोनों को इक्वेट करने और इक्वेट करके डेल्टा टी निकालने। आपको इस क्वेश्चन के अंदर गामा की फॉर्म में आंसर पता लग रहा है आपको क्वेश्चन में, लेकिन अल्फा गिवन है और आपको पता है अल्फा गामा क्या होता है 3 टाइम्स अल्फा। आंसर मतलब दोनों तरीके से, एक बार बल्क मॉडुलस से डेल्टा वी निकाल लें, एक बार एक्सपेंशन से डेल्टा वी निकाल लें, दोनों को इक्वेट करते हैं। तो मेथड समझ में आ रहा है क्या करना है इसमें, ठीक। कैसा क्वेश्चन है ये, किससे साल का, 16 का।
तो इसमें सिंपल पेंडुलम मेड अप ऑफ बॉब ऑफ मास m एंड मेटालिक वायर ऑफ नेग्लिजिबल मास है टाइम पीरियड ऑफ 2 सेकंड। तो ठीक है, सिंपल पेंडुलम का मास m है और मेटालिक वायर है और टाइम पीरियड 2 सेकंड है 0 डिग्री सेल्सियस पे। अगर टेम्परेचर ऑफ द वायर इज इंक्रीज तो लेंथ बढ़ जाएगी उसकी। कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन टाइम पीरियड डेल्टा टी, कि टाइम लेंथ बढ़ेगी तो टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा। तो डेल्टा टी इज प्लॉटेड अगेंस्ट द टेम्परेचर। रिजल्टिंग ग्राफ इज अ लाइन ऑफ स्लोप s। तो डेल्टा टी और टेम्परेचर का ग्राफ जो प्लॉट किया तो स्लोप उसकी s है। तो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अगर अल्फा है तो s की वैल्यू क्या है, ये क्वेश्चन है। तो उसको फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। फॉर्मूला एप्लीकेशन में इसने तो एरर्स का रूल लगाया है, और सही बाइनोमियल लगाई है, सॉरी। हम एक काम करते हैं, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट ऑफ l डिवाइडेड बाय g। एरर्स का रूल लगाते हैं, डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल टू, यहां से क्या आएगा, हाफ इंटू डेल्टा एल बाय एल। ठीक है, हाफ पावर है, हाफ इंटू डेल्टा एल बाय एल। तो हमने रूल लगा लेते हैं, या फिर डेल्टा टी ओरिजिनल टेम्परेचर मान लो टी नॉट है, हाफ इंटू एल, ये एल लिख लिया। और डेल्टा एल क्या होता है, एल्फा इंटू कितना, एल इंटू डेल्टा टी या डेल्टा थीटा, एक ही बात है। चेंज इन डेल्टा थीटा लिखना क्योंकि टाइम पीरियड चल रहा है यहाँ पे, ये तो कंफ्यूजन हो जाएगी टेम्परेचर और टाइम में। तो ये टी फॉर टाइम है और डेल्टा थीटा चेंज इन टेम्परेचर है। एल से एल क्या हो गया, कट गया। तो डेल्टा टी बाय डेल्टा थीटा, डेल्टा टी बाय डेल्टा थीटा की वैल्यू क्या आएगी, एल्फा इंटू टी नॉट बाय 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपको स्लोप प्लॉट करनी है, चेंज इन टेम्परेचर एंड चेंज इन टाइम पीरियड एंड चेंज इन टेम्परेचर की, टाइम पीरियड और टेम्परेचर की। तो ये स्लोप है आपके पास, ये स्लोप आ गई। अब इस स्लोप के अंदर आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, चेंज इन टेम्परेचर कितना गिवन था, कुछ याद है इसमें, बताना पड़ेगा मेरे को। चलो इन एनी केस ये क्या आ गई, ये स्लोप आ गई, क्योंकि डेल्टा टी बाय डेल्टा थीटा आपके पास जो भी ग्राफ बनेगा उसकी स्लोप होएगी। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या आ गया, एल्फा इंटू कितना, टी नॉट बाई 2, एल्फा इंटू टी नॉट बाई 2, ये स्लोप आ गई। ठीक है, यहाँ तक ये समझ में आ रहा है ना क्यों निकाला, वाई एक्सिस में डेल्टा टी और डेल्टा थीटा। तो वो कह तो रहा है कि स्लोप निकाली जा रही है, स्लोप का किसकी स्लोप है, डेल्टा टी और डेल्टा थीटा की, एल्फा टी नॉट बाई 2। देखें एल्फा टी नॉट बाई 2, तो इसमें टाइम पीरियड की वैल्यू कितने गिवन है, 2 सेकेंड गिवन है। ठीक है, हो गया, सही हो गया। तो मेरे को जो स्लोप अभी पता लगी थी वो क्या थी, स्लोप थी एल्फा ओरिजिनल टाइम पीरियड बाय 2, और ओरिजिनल टाइम पीरियड कितना है 2। तो स्लोप सिर्फ और सिर्फ किसके इक्वल आएगी, एल्फा। आंसर एल्फा मार्क करना। यंग्स मॉडुलस है ये नहीं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ रेलवे ट्रैक गिवन है 0.01 मीटर स्क्वायर, और टेम्परेचर वेरिएशन कितनी है 10 डिग्री सेल्सियस। तो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन मटेरियल का अल्फा गिवन है, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट पर मीटर इन द ट्रैक इज इक्वल टू व्हाट, और यंग्स मॉडुलस ऑफ द ट्रैक गिवन है। तो यंग्स का फॉर्मूला लगेगा, तो बात पक्की है। तो एक काम करते हैं, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू स्ट्रेन स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। याद करो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता था, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है हाफ इंटू वाई इंटू स्ट्रेन स्क्वायर, और वॉल्यूम को यहाँ ले आओ, वॉल्यूम क्या होता है एरिया इंटू लेंथ। पर आपको क्या निकालनी है, एनर्जी बाय लेंथ, एनर्जी बाय लेंथ। एनर्जी बाय लेंथ एक तरफ, बाकी टर्म एक तरफ। तो स्ट्रेन क्या होता है डेल्टा एल बाय एल। सॉल्व करके आपके पास ये टर्म आएगी, और डेल्टा एल का फॉर्मूला सबको पता है, अल्फा इंटू एल इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी। तो एल से एल कट गया, डेल्टा एल यहाँ डेल्टा एल की जगह एल इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी, एल से एल कट गया तो अल्फा इंटू डेल्टा टी। अब आपको इस क्वेश्चन में वाई पता है, एरिया पता है, अल्फा पता है और डेल्टा
टी भी पता है। तो आंसर मतलब कहने का मतलब ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्मूले में एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम में फॉर्मूला लगेगा और एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम में से वॉल्यूम को एरिया इंटू लेंथ रख के लेंथ को नीचे लेके आएंगे तो एनर्जी बाय लेंथ की रेशियो हो जाएगी। बाकी सारी वैल्यूज आपको इसमें गिवन है। तो वैल्यूज को अगर छोड़ दें एक मिनट के लिए, वो कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है कि कौन सा फॉर्मूला कैसे लग रहा है इसमें। जिन क्वेश्चन में यंग्स बल्ब या एनर्जी इन स्ट्रेचिंग अ वायर, तो ये फॉर्मूला तो एनर्जी यंग मॉडल्स वाला ही लगेगा, बस वॉल्यूम के एरिया इंटू लेंथ करके जहां डेल्टा एल चाहिए वहां एल इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी लगेगा। तो ये एक्सपेंशन के फॉर्मूलाज हैं जो इसमें यूज करते जा रहे हैं। तो consider a rectangular sheet of solid material of length given and width given, coefficient of linear expansion given है at room temperature and 1 atmospheric pressure। तो एक शीट गिवन है, ठीक है, मास ऑफ दी शीट भी गिवन है, स्पेसिफिक हीट भी गिवन है, अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड इज गिवन, तो चेंज इन एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट। पहली बात तो जब आप इसको गर्म करोगे तो हीट का फॉर्मूला क्या लगेगा, एमसी डेल्टा टी, एमसी डेल्टा टी। तो एमसी डेल्टा टी आपको हीट गिवन है एच, आपको इसमें मास गिवन है, स्पेसिफिक हीट गिवन है, डेल्टा टी की वैल्यू आ गई 9 केल्विन या 9 डिग्री सेल्सियस। अब क्योंकि शीट है तो शीट का क्या चीज इंक्रीज होगी, एरिया इंक्रीज होगा। शीट का एरिया कैसे इंक्रीज होगा, शीट का एरिया इंक्रीज होगा ए डैश इज ए 1 प्लस बीटा इंटू डेल्टा टी, याद है ये फॉर्मूला हमने किया था। इसे ओपन कर दें, ओपन करके आपके पास ये टर्म आएगी और ए डैश माइनस ए की वैल्यू आएगी ए इंटू बीटा इंटू डेल्टा टी। तो यहां से डेल्टा ए की वैल्यू क्या आएगी, ए इंटू बीटा इंटू डेल्टा टी। तो यहां से बीटा की वैल्यू गिवन नहीं है, बीटा की जगह क्या पुट करेंगे, 2 टाइम्स एल्फा, क्योंकि एल्फा गिवन है। तो यहां पर एल्फा गिवन है, डेल्टा टी आपने ऊपर से निकाल लिया, सॉल्व करके चेंज इन एरिया के आंसर। तो समझ में आ रहा है कि एक तरफ एमसी डेल्टा टी से, एमसी डेल्टा टी से हमने क्या निकाल लिया, डेल्टा टी निकाल लिया और एरिया के फॉर्मूले में उसे पुट कर दिया, हमारे पास आंसर आ गया। तो इस चीज को ऐसे यूज किया जा सकता है।
हो गया। क्या किया इसमें, एम जी एच है, एम जी एच इज इक्वल टू क्या, एम सी डेल्टा टी। आसान क्वेश्चन आया था 2025 का पेपर में, बहुत मुश्किल नहीं है। तो एम सी हो सकता है महा मुश्किल है जब हम करने बैठेंगे। वैसे एम सी डेल्टा टी इज एम जी एच, यहाँ से डेल्टा टी की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट, कर चुके हैं आप लोग? फिर आगे कौन सा करें, 2024 करें? ये मैंने किया था क्लास में। हाँ तो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। ये अच्छा हाँ, ये स्लाइड आगे चली गई थी, राइट, ठीक है, ये क्या हुआ है, याद आ रहा है, ये मैंने डिस्कस की थी, राइट, स्पेसिफिक हीट वाले लास्ट टाइम डिस्कस हुए थे, ठीक है। तो कोई बात नहीं, ट्रांसफर ऑफ हीट के क्वेश्चन करते हैं फिर अभी। हाँ, ये सारे स्पेसिफिक हीट की प्रॉब्लम्स हैं, एम सी डेल्टा टी, इसका हमने कुछ कुछ पोर्शन किया था। ये लो, ये नहीं किया हो तो ये उसमें एमिसिविटी वाला क्वेश्चन है। Two spherical bodies of same materials having radius given r1 r2 given placed in the same atmosphere, temperature of the smaller body 800 है और bigger body 400 है, if the energy radiated from the smaller body is E, तो छोटे बॉडी से जो एनर्जी रेडिएट है वो E है, तो एनर्जी फ्रॉम द बिगर बॉडी इज इक्वल टू व्हाट। तो हमें पता है एनर्जी एमिटेड का फॉर्मूला होता है क्या है, सिग्मा इनटू टी की पावर 4। वो कह रहे हैं एनर्जी रेडिएटेड की वैल्यू आपको निकालनी है, एनर्जी रेडिएटेड फ्रॉम द स्मॉलर बॉडी इज ई, ओके, ई तो ई की फॉर्म में निकालना है, ठीक है। तो एनर्जी क्या है, सिग्मा इनटू टेम्परेचर इज टू पावर 4। अब एक पॉइंट नोट करने वाला है कि रेडियस दोनों का डिफरेंट है स्फेयर्स का, तो आपको ई का मतलब यहाँ पर एनर्जी पर सेकंड पर यूनिट एरिया नहीं है, आप एरिया वाली टर्म राइट पे लेके जा चुके हैं, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बनेगी, एनर्जी पर सेकंड। तो ये एनर्जी पर सेकंड पहले केस में ई है, दूसरे केस में निकालनी है। पहले केस में एरिया रेडियस आर है, दूसरे केस में r1 है, पहले केस में टेम्परेचर टी है, दूसरे केस में t1 है। इन्हें डिवाइड करेंगे तो रेशियो आ गई। यहां से आपको रेडियस की रेशियो पता है, आपको टेम्परेचर पता है, और इस सॉल्व करके E1 और E की रेशियो आ जाएगी आपसे। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, स्टीफन लॉ। तो एनर्जी एमिटेड का फॉर्मूला सिग्मा इनटू टी की पावर 4 इनटू एरिया, एरिया इज 4 पाई r स्क्वायर। वाइट समझ में आ रही है कि कैसे करना है, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है, स्टीफन लॉ, कुछ भी नहीं किया इसमें। नेक्स्ट, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का क्वेश्चन है, आजकल आया था फॉर्मूला।
Temperature of the body in air falls from 40 to 24 in 4 minutes. Temperature of the air given है, surrounding given है, temperature of the body next 4 minutes will be equal to what? तो क्या सिखाया था? टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? 40 माइनस 24 कितनी देर में? 4 मिनट में। और बॉडी का एवरेज टेम्परेचर क्या है? 40 प्लस 24 बाई 2 40। और टेम्परेचर सराउंडिंग कितना है? 16। सॉल्व करके यहाँ से किसकी वैल्यू आ गई? के की वैल्यू आ गई। अभी आंसर नहीं आएगा क्योंकि अभी आपको क्वेश्चन के अंदर क्या प्रॉब्लम है? क्वेश्चन की ये प्रॉब्लम है, आपको के कांस्टेंट नहीं पता, तो के की वैल्यू निकाल दी। फिर वो कह रहे हैं कि अगले 4 मिनट में क्या टेम्परेचर होगा, तो अगले 4 मिनट में टेम्परेचर 24 से भी कितना हो जाएगा? टी नॉट। तो पहले हुआ 40 से 24, अब 24 से टी नॉट 4 मिनट में। तो एवरेज टेम्परेचर क्या होगा इसमें? उसने 24 ही ले लिया, बेसिकली 40 ले लिया। वैसे नॉर्मली जो मैंने देखा है एवरेज लेते हैं 40 प्लस 24 बाई 2 कितना होता है? चेक करना। 40 प्लस 24 64 बाई 2 कितना? वैसे यहाँ चेंज होना चाहिए था क्योंकि नॉर्मली जो मैंने क्वेश्चन देखे उसमें एवरेज टेम्परेचर होता है। एक बार इसको भी देख लेते हैं। सर 32 होएगा एवरेज टेम्परेचर भी है, ये देखो। आंसर निकालना प्लीज, इसमें एवरेज टेम्परेचर के साथ आंसर निकालना। तो इसके अंदर ऐसा करना, ये फॉर्मूला लगाना, dt बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस के, और यहाँ पे क्या टेम्परेचर था? t माइनस टी नॉट वाला। तो पहले केस में चेंज इन टेम्परेचर 40 और 24 है, 4 मिनट में है। एवरेज टेम्परेचर 40 प्लस 24 बाई 2 और सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है? 16। दूसरे केस में 24 माइनस टी 4 मिनट में, माइनस के 24 प्लस टी डिवाइडेड बाई 2 माइनस 16। इसे प्लीज डिवाइड करके बताना टी कितना आ रहा है। अगर पुराना मेथड यूज करें, एक मिनट, कितना आ रहा है? आंसर सी आ रहा है? हाँ ठीक है, ये ठीक है ना यार, एवरेज टेम्परेचर यूज करना चाहिए। रूल तो रूल है ना, एवरेज तो एवरेज है, तो आप ऐसे 40 यूज नहीं कर सकते, तो आप ऐसा करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? क्या रूल है इसमें? कोई डाउट इसमें? ठीक, सेम है न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग में, वही चाहेगा कब ठंडा हो रहा है और कैसे करना है, मेरे ख्याल से सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है, इसमें कोई चेंज नहीं है। डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर इन अ मटेरियल कैन बी कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अगर दो बॉडीज के टेम्परेचर में डिफरेंस है ना, तो उसकी हीट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। टू हार्वेस्ट इलेक्ट्रिकल या हीट एनर्जी, एनर्जी को बाहर निकालना है, हीट एनर्जी को, मटेरियल शुड हैव लो थर्मल कंडक्टिविटी। ये आंसर है इसका। क्यों? क्योंकि अगर बर्तन की या किसी भी मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी ही बड़ी हो गई तो आपकी हीट ट्रांसफर कर जाएगी। आप बाहर कैसे निकालेंगे? तो ट्रेवल कर जाएगी, ट्रेवल नहीं करनी चाहिए, जगह पे होनी चाहिए। एंड हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, हाँ कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिकल हाई होनी चाहिए ताकि इलेक्ट्रॉन जो है, जो भी है, इसकी ट्रांसफर ऑफ हीट ज्यादा हो सके। तो इस तरीके से इसका आंसर लो। ये ना बड़े डेंजरस क्वेश्चन है सारे, थ्योरी का क्वेश्चन ना बहुत डेंजर माना जाता है। आप ये ना समझना कुछ हो थ्योरी आ गई, बहुत ट्रैप है ये, इसमें हल्की सी गलती आपको गलत करवा दी क्वेश्चन, तो मैं भी करूँ ज्यादा बेटर है। इसका आंसर है उसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसलिए हाई चाहिए क्योंकि उसमें बिजली कन्वर्ट होनी है, और थर्मल कंडक्टिविटी लो चाहिए ताकि आपकी हीट कहीं बाहर ट्रांसफर ना हो जाए। दोनों चीजें इसमें मेंशन थी। तो इसमें ना Q बाई टी की वैल्यू दोनों में क्या रहेगी? सेम, Q बाई टी, क्योंकि सीरीज में रॉड लगी हुई है, तो हीट फ्लोइंग पर सेकेंड विल रिमेन सेम।
थर्मल कंडक्टिविटी गिवन है, एरिया की रेशियो गिवन है और लेंथ भी गिवन है, और सीरीज में कनेक्टेड है स्टील और कॉपर। तो यहाँ का टेम्परेचर 450, यहाँ का T, तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना 450 माइनस T, और यहाँ का टेम्परेचर कितना T माइनस 0। तो हीट फ्लोइंग पर सेकंड की वैल्यू सेम है, तो लगा लो हीट फ्लोइंग पर सेकंड क्या कराया था Ka, टेम्परेचर डिफरेंस 450 माइनस T और लेंथ कितनी L1। इस केस में K2 इंटू A2, टेम्परेचर डिफरेंस T माइनस 0 डिवाइडेड बाय L2, क्रॉस मल्टीप्लाई करके रेशियो आ गई। आपको इसमें थर्मल कंडक्टिविटी की रेशियो गिवन है, एरिया की आपको रेशियो गिवन है, लेंथ की आपको रेशियो गिवन है, सॉल्व करके टी की वैल्यू आ जाएगी। तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं। थर्मल कंडक्टिविटी के क्वेश्चन भी ज्यादा मुश्किल नहीं है, इसमें ठीक ही आ रहे हैं। जैसे एक आध क्वेश्चन ऐसा भी बहुत 2 बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो दो मेटल के स्फीयर्स हैं, R2 ग्रेटर देन R1, प्लेस विद योर सेंटर कोइंसाइडिंग। मटेरियल भर दिया गया, थर्मल कंडक्टिविटी इसमें K भरा हुआ है। तो इनर शेल इज मेंटेन्ड एट टेम्परेचर θ1 और आउटर शेल θ2। तो हीट ट्रेवल करेगी फ्रॉम θ2 से θ1, हीट ट्रेवल करेगी। रेट एट विच हीट फ्लो रेडियली थ्रू द मटेरियल इज इक्वल टू वाटर। रेट का मतलब हीट फ्लोइंग पर सेकंड निकालना है। तो डायग्राम ऐसा बनेगा। तो आपका बाहर का टेम्परेचर कितना है θ2, अंदर का टेम्परेचर कितना है θ1, रेडियस R1 से R2। तो आपकी हीट बाहर से अंदर ट्रेवल करेगी। बाहर से अंदर ट्रेवल करने में प्रॉब्लम है, जैसे जैसे वो बाहर से अंदर आएगी उसका एरिया कम 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 होता जाएगा। तो क्वेश्चन में जब हीट फ्लोइंग पर सेकंड का फॉर्मूला लगेगा कि एरिया, एरिया क्या ले, अब क्योंकि रेडियस तो R2 से R1 हो रहा है, तो कोई भी आर्बिट्ररी रेडियस मान लेते हैं x, रास्ते में x रेडियस है जिसकी थिकनेस dx है। तो क्या करेंगे 4πx² रेडियस है, और मान लो इस छोटे से एलिमेंट में टेम्परेचर डिफरेंस कितना है dt है, और छोटी थिकनेस कितनी एलिमेंट की dx, जिसमें हीट पेनिट्रेट करेगी। तो आपकी हीट dx डिस्टेंस पेनिट्रेट करेगी। यहां से क्रॉस देखो, हीट फ्लोइंग पर सेकंड इसमें स्टेडी है, कांस्टेंट है, ये मुझे निकालना है। x वाली टर्म एक तरफ, टेम्परेचर वाली एक तरफ, और लिमिट लगेगी क्योंकि आपकी हीट आप कहां से कहां आ रहे हैं, ये अंदर का टेम्परेचर θ1 है और ये θ2 है, तो अंदर का रेडियस R1 है और R2 है। तो θ1 से θ2, R1 से R2, इसे इंटीग्रेट करें और सॉल्व करके डेल्टा H बाय डेल्टा T निकाल लें। तो कहने का मतलब कि क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो आपका क्वेश्चन बिना इंटीग्रेशन तो हो नहीं सकता, आपको इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी इसमें। पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या रूल है इसमें? ठीक है, यहां तक कर लिया, मैंने लिखवा दिया था। सीरीज में कनेक्टेड है, तो सीरीज के अंदर आंसर क्या आएगा 2k1 k2 बाय k1 प्लस k2।
टेम्परेचर θ1 θ2 बीच का टेम्परेचर थीटा, थर्मल रेजिस्टेंस R1 एंड R2, R1 R2 थर्मल रेजिस्टेंस है और टेम्परेचर गिवन है, तो आपको रिलेशन बताना है इसमें क्या है, कितना ए लग रहा है डी है। तो इसमें करना क्या है, आपको बीच का टेम्परेचर बताना है। मान लेते हैं आपकी हीट यहां से यहां जा रही है, अब हीट करंट सेम रहेगा। करंट क्या होता है, देखो इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम से सॉल्व करेंगे। करंट क्या होता है, टेम्परेचर डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस। हाँ वैसे पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस होता है, इसमें टेम्परेचर डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस। तो जब आप ऊपर जा रहे हैं तो ये टेम्परेचर θ1 बड़ा है और थीटा छोटा है, तभी तो हीट मूव कर रही है फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू अ लोअर। तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, θ1 माइनस थीटा, रेजिस्टेंस क्या R1। यहाँ टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, थीटा माइनस θ2, रेजिस्टेंस क्या है R2। करो क्रॉस मल्टीप्लाई आंसर, तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर आ गया थीटा। ठीक है यहां तक। तो cylinder of radius r is surrounded by a cylindrical shell of inner radius r and outer radius 2r. Thermal conductivity of the material of the inner cylinder is K1 and outer cylinder is K2. तो effective thermal conductivity क्या होगी, इसका क्वेश्चन का डायग्राम ऐसा बनेगा कि एक सिलेंडर है जिसका रेडियस है r, एक और है जिसका रेडियस क्या है 2r, ऐसे ये रहा 2r, इसके बीच में ये लो, तो ये थर्मल कंडक्टिविटी, ये एक किस्म का मटेरियल है, जो येलो वाला मटेरियल है वो एक किस्म का मटेरियल है, और एक और मटेरियल है ये वाला, ये अलग मटेरियल है ऐसे, ये अलग मटेरियल हो गया ऐसे। तो जो अंदर का मटेरियल है ना, जो अंदर का मटेरियल है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू कितनी गिवन है, K1, और इसकी कितनी है K2, ऐसे। तो हीट यहां से यहां जाएगी और आप वो कह रहे हैं कि मेरे को इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी बताओ K क्या होगी। तो एक काम करें, जो हीट यहां से जाएगी ना, हीट जो जाएगी पर सेकेंड, उसमें से कुछ हीट इसमें पास करेगी और बची हुई ऊपर से पास करेगी। तो हीट फ्लोइंग पर सेकेंड H विल बी इक्वल टू H1 प्लस H2, लेंथ इसकी L है। H1 का मतलब अंदर वाला मटेरियल है, K1 एरिया की जगह क्रॉस सेक्शन पाई r स्क्वायर, टेम्परेचर डिफरेंस तो चलो पूरी रॉड का डेल्टा T है और लेंथ भी L है। दूसरा येलो वाले के लिए K2 एरिया की जगह बोलो क्या पुट करेंगे, पाई इंटू 2r स्क्वायर माइनस पाई इंटू r स्क्वायर। ये पॉइंट समझ में आ रहा है, क्योंकि येलो कलर का एरिया लेना है, आउटर एरिया माइनस एरिया इनटू टेम्परेचर डिफरेंस, इसमें भी डेल्टा टी ही होगा और डिवाइडेड बाय लेंथ इसकी भी एल होगी, और एरिया डिफर होगा इसमें। और फिर इन दोनों की जगह जब एक सिलेंडर लिया जाएगा तो इक्विवेलेंट अफेक्टिव क्या होगा, के अफेक्टिव। एरिया में भी पूरा लेंगे, छोटा नहीं बड़ा नहीं, पाई इंटू 2r का स्क्वायर ही लेंगे, इनटू चेंज इन टेम्परेचर, इसका भी सेम है, इक्वेट कर लेना, के अफेक्टिव निकाल लेना, K1 K2 की फॉर्म में आएगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे इस क्वेश्चन को करना है। तो के अफेक्टिव को K1 K2 की फॉर्म में कैसे निकालना है, तो पहले आपने येलो वाली रॉड लेनी है, फिर आपने दूसरे कलर की रॉड लेनी है, फिर आपने टोटल पूरा सिलेंडर ले लेना है, तो इक्वेट करना है। तो यहां से आंसर आएगा इसका